Hello friends, I am back with another video. In my previous video हमने जो था अकाउंट्स का 11th का अकाउंट स्टार्ट किया है. हमने फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन किया था. द फर्स्ट चैप्टर वाज ऑल अबाउट थियोरेटिकल, राइट. हमने उस चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड हु आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग बुक्स, right? In this chapter now we start the chapter number 2. The name of the chapter is basic accounting terms. इस चैप्टर में हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ने लगे हैं. प्रैक्टिकल पोर्शन एक्चुअली जब हम करेंगे तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत न्यू होंगी, क्योंकि आप लोगों ने 11th में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो. तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए नई होंगी. तो उन्हीं टर्म्स से आपका इंट्रोडक्शन हम कराएंगे. तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपका बेस बनाएगी आपके प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का. तो प्लीज लिसन और ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी पार्ट केयरफुली. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी हमारे अकाउंट में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप पूरी अकाउंटिंग में सुनेंगे. जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे या कोई बिजनेस करेंगे रियल लाइफ में, तो इन वर्ड्स का जो यूज है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा, राइट. तो हम इन्हीं टर्म्स को डिस्कशन करेंगे. जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है कैपिटल, कि कैपिटल क्या होती है वो, राइट. ड्रॉइंग्स, लायबिलिटीज, असेट्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, रिसिप्ट, expenditure, income or profit, loss, outstanding expenses, prepaid expenses, and then last is your discount, and there are many others. तो जैसे जैसे हमारे ये टर्म्स जो है हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं. बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिकल में टर्म्स और आएंगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे. ये 13 हम बात करेंगे अभी टर्म्स की, ये बहुत बेसिक है और मोर ओवर आपको ये हर क्वेश्चन में दिखाई देंगी. तो वी स्टार्ट with the first term which is called capital. Right. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल क्या होती है. कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी, राइट. जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है. वी नीड मनी. हमें पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. जिस भी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसा लगाएगा, चाहे वो सोल ट्रेडर हो यानी अकेला बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप में कर रहा है, बड़ी कंपनीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी. तो कोई भी काम करने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो मनी होती है. तो व्हाट इज कैपिटल. Capital actually is the amount invested by the owner in a business. It may be in form of cash or goods. वो सारा पैसा जो है एक मालिक जब लगाता है अपने बिजनेस में उसे हम बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए, राइट. और जो पैसा एक ओनर बिजनेस में लगाएगा उसे हम बोलते हैं कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मोहन. अब यही मोहन, सोहन, यही नाम आपको अकाउंट्स की बुक्स में दिखाई देंगे बार बार. तो मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मोहन. मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. उसने सपोज एक डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया. अब जब वो ये बिजनेस स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी. मनी. उसको कुछ पैसा चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा करने के लिए. वो बिजनेस में मान लीजिए वो 2 करोड़ रुपए लाया. तो वो 2 करोड़ रुपए लाया प्लस उसने एक अपनी बिल्डिंग भी लगा दी. तो वो उसकी कैपिटल. कैपिटल का मतलब ये होता है जो भी पैसा एक मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट. तो क्या वो कैपिटल मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है और वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है. एसेट्स निकाल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. इस फॉर्मूला को अभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा. तो इस पे हम बाद में बात करेंगे. अभी सिर्फ हमें कैपिटल का मीनिंग क्लियर करना है. कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. जो भी मालिक पैसा लगाएगा बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं. कई बार पैसे के साथ साथ वो कुछ प्रॉपर्टी भी अपनी दे सकता है बिजनेस में, तो इसे भी हम कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं, राइट. आई होप कैपिटल इज क्लियर. द नेक्स्ट इज ड्राइंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज ड्राइंग. ड्राइंग मतलब होता है निकालना, टू विड्रॉ समथिंग, राइट. तो यहाँ के क्या निकालेगा. एक बिजनेसमैन ने पैसा लगाया. उसने मान लीजिए बिजनेस में मोहन ने मान लीजिए बिजनेस में 2 करोड़ रुपए लगाए, राइट. बीच में उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी पर्सनल यूज के लिए. उसको अपने घर के कुछ खर्चे के लिए पैसा चाहिए था. तो वो पैसा उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया प्राइवेट यूज के लिए. इस प्राइवेट यूज से जब हम प्राइवेट यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. सो एनी कैश और गुड्स, गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है वो. एनी कैश और गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर्स फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज. जहां भी ड्राइंग वर्ड होगा वहां ये लाइन लिखी होगी कि ड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज.
पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला जाएगा उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होता है एक्चुअली? लायबिलिटी होता है बर्डन, राइट? टेंशन कि मुझे किसी को पैसा देना है, तो ये होती है मेरी लायबिलिटी। जो मुझे बाहर वालों को पैसा देना है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर डेब्ट। एक्चुअली ये जो डेब्ट आप वर्ड पढ़ रहे हैं इसका बी साइलेंट होता है। तो लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, दे आर अमाउंट्स ओन टू द क्रेडिटर्स। यानी हमने जो अपने बाहर वाले लोगों को पेमेंट करनी है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी बर्डन है, वो पैसा है जिसकी पेमेंट हमें करनी है इन फ्यूचर। आई होप दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर। अब आपको हर जगह इनका यूसेज भी दिखाएगा। नेक्स्ट इज असेट्स। तो असेट्स क्या है? असेट्स anything which enable a business to get cash or benefit in future is an asset. एसेट हमारे रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट हेल्प अ बिजनेस टू अर्न मनी। ये फ्यूचर में जाकर हमारे बिजनेस को कैश बेनिफिट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपके एसेट्स हो गए। आपके पास एक मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब आपके एसेट्स होते हैं, राइट? हमारे जो एसेट्स होते हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे अ बिट लेटर। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एसेट्स का मतलब हर वो चीज जो बिजनेस को हेल्प करती है कैश बेनिफिट देने में। नेक्स्ट आता है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट मतलब रिसीव करना, पैसे को रिसीव करना, राइट? रिसिप्ट हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स आर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड रिसीव्ड बाय फर्म्स। रिसिप्ट है तो डेफिनेटली पैसा आ रहा है हमारे पास। दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एसेट सोल्ड। तो कैपिटल रिसिप्ट यानी हमारे पास पैसा तो आ रहा है और ये पैसा जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ये चीजें नहीं होती हैं। ये पैसा हमें कभी कभी मिलता है। जैसे हमने कोई एसेट बेचा, राइट? मैंने मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, एक घर पड़ा था, मैंने वो घर बेच दिया और घर वो बेचा तो मुझे क्या मिला? पैसा मिला। क्या मैं रोज रोज घर बेचती हूँ? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। वो मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी थी, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने बेच दी। तो ये होती है कैपिटल रिसिप्ट जो हम बार बार नहीं करते। एक बार में जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है इसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ये ट्रांजेक्शन्स नहीं की जाती। दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, एग्जांपल मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं ये रिकरिंग नेचर की होती है। ये आपको हर दिन, हर महीने, हर 6 महीने में आपको रिसीव होता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में आपका पैसा पड़ा है तो हर महीने आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, स्मॉल अमाउंट होता है और बहुत रेगुलर मिलता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमारी जितनी भी रिसीव्स है या रिसीव होती है जो हमें इनकम, वो दो तरह की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो हम जो नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं होती है, इससे हमें पैसा तो मिलेगा और वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, ये पैसा हमें बार बार रिपीटेडली मिलेगा और ये जो है इसका जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये इसके बीच में एक थिन लाइन है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे। जब हम बिजनेस चलाते हैं पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। जब पैसा जाएगा इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात आती है व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स सच एज परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, राइट? दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब फिर वही बात आ गई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के नहीं होते, यानी हम इनको हर महीने या हर 2 महीने में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर में बात करें, अगर हम अपने नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें बच्चे, तो हमारे घर में कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मान लीजिए फर्नीचर है, क्या हम फर्नीचर रोज खरीदते हैं? एक बार खरीदा और वो कई साल चल जाता है, तो ये हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदा आपने, सालों चलेगा मेरे पास, मुझे बार बार चेंज नहीं करना है, राइट? और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आपने गाड़ी खरीदी, तो क्या आप हर महीने गाड़ी खरीदते हैं? नो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की।
ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर एक्चुअली विच आर रिकरिंग नेचर, जो हर महीने हर 15 दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होते हैं। जैसे हम जब बिजनेस चला रहे हैं, हमने कुछ लोगों को जॉब दी है, उन लोगों की सैलरी देनी है आपको, राइट? तो ये हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। घर में क्या हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिजली का बिल देना, हर महीने देना है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों की फीस जाती है जो, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। वो खर्चे जो बार बार नहीं करते हम, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये खर्चे जो होते हैं कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो मैंने साइड में नोट्स लिखे हैं बच्चे, ये नोट्स आप भी इसको भी आप भी नोट डाउन कर लेना। जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बार इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। The next term is profit. What is profit? It is the excess of total revenue over total expenses. Means total revenue हमारा जितना ज्यादा है। total revenue क्या होता है? total revenue एक्चुअली मान लीजिए कि ये मार्कर है, राइट? मैंने इस मार्कर को सेल किया मान लीजिए 100 रुपीज में, और इसको बनाने की जो कॉस्ट थी, तो मैंने इसको 100 रुपीज में सेल किया, तो वो 100 रुपीज मेरे लिए रेवेन्यू है। लेकिन इस मार्कर को जब मैंने बनाया होगा, कुछ खर्च भी किया होगा इसके ऊपर, मैंने खर्च किया से 70 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू इनकम मैंने अर्न, रेवेन्यू मेरी इनकम थी 100 रुपीज की, खर्च मैंने किया 70 रुपीज का, तो व्हाट इज माई प्रॉफिट? माई प्रॉफिट इज 30 रुपीज, राइट? तो प्रॉफिट एक फेवरेबल सिचुएशन है। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता है। तो इट इज अ सिचुएशन जब उसकी रेवेन्यू, उसकी इनकम ज्यादा होंगी उसके एक्सपेंसेस से। तो इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन। इट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। ये ओनर्स की इन्वेस्टमेंट को, उनके पैसे को इंक्रीज करता है। डेफिनेटली आपने 100 लगाए और आपने 10% कमाया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 100 की जगह 110 हो जाए, राइट? तो प्रॉफिट जो है किसी भी बिजनेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इज अ रिवर्स सिचुएशन। यहाँ क्या हुआ बच्चे? यहाँ एक्सपेंस ज्यादा हो गए और हमारा रेवेन्यू कम हो गया। पेन को बनाने में मुझे लगे 70 रुपीज, राइट? और जब मैं ये पेन बेचने गई तो मार्केट में ये 50 का बिका, तो मुझे 20 रुपीज लॉस हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, कोई भी बिजनेस इस सिचुएशन में नहीं आना चाहता, बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बिजनेस जो है वो लॉसेस में चले जाते हैं। तो लॉस एक अनफेवरेबल सिचुएशन है किसी भी बिजनेस के लिए, बट सम टाइम वी कैन नॉट अवॉइड लॉसेस। नेक्स्ट इज डेटर्स। जो बी वर्ड है, डेप्टर्स नहीं बोलेंगे इसको, डेटर्स। द बी वर्ड हियर इज साइलेंट, तो इट इज कॉल्ड डेटर्स। व्हाट इज डेटर? द टर्म डेटर मीन्स दोज पर्सन टू whom goods have been sold on credit and payment has not been received. मैंने सामान बेच दिया, गुड्स का मतलब है सामान, जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ। तो मैंने सामान जो है वो बेच दिया किसी पर्सन को, और उसने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं की, उसने मुझे बोला बाद में देगा। तो बाद में देगा यानी मुझे उससे कैश बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में, इसीलिए वो मेरा एसेट है, मुझे उससे पैसा मिलेगा। तो डेटर हमारे जो है वो हमारा एसेट है, और जिन लोगों को हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर होते हैं वो लोग जिनसे हमने उधार पे खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी कभी जनरल स्टोर जाते हैं, घर के पास हमारी गली में जनरल स्टोर है, हम उसको बोल देते हैं ना कि भैया बाद में पैसे दे देंगे, अभी चेंज नहीं है हमारे पास, हम बाद में दे देंगे। तो बाद में दे देंगे मतलब अब हमने उसको पैसा देना है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर मीन्स दोज पर्सन from whom goods have been purchased on credit and payment has not been made to them. हमने उनसे सामान तो उठा लिया, बिजनेस में कभी कभी हमें रॉ मटेरियल खरीदना होता है, हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो कई बार हम हो सकता है हम आउट ऑफ कैश हो, तो हम उन्हें बोलेंगे बाद में दे देंगे। तो बाद में दे देंगे मतलब अब हमारे ऊपर एक बर्डन रहेगा कि मुझे पेमेंट करनी है, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे लिए बर्डन है, क्योंकि फ्यूचर में जाके मैं उन्हें पेमेंट करूंगी, राइट? तो क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में खरीदा है और फ्यूचर में जाके हमें उन्हें पेमेंट करनी है। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्री मतलब पहले और पेड मतलब पैसा देना, जब हमने पहले से ही पैसा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्यूशन फीस, अभी आपने ट्यूशन का मंथ आपका स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे ही आपने ट्यूशन फीस दे दी, तो वो आपके लिए एसेट होंगे।
राइट, क्योंकि पूरा मंथ अब आपको बेनिफिट मिलेगा, पैसे आपने पहले ही से दे दिए, तो यू आर रिलैक्स्ड, यू आर फ्री, कि पूरा महीना आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसी भी फर्म के लिए एसेट्स होते हैं। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई बार फर्म्स भी जो है वो प्रीपे कर देती हैं अपने एक्सपेंसेस को। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तो मैंने एक की जगह 2 महीने का दे दिया। जैसे कई बार रेंट, जब लैंडलॉर्ड रेंट लेता है घर का, तो वो भी कई बार 2-3 महीने का रेंट एडवांस में ले लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनकी पेमेंट अभी ड्यू भी नहीं हुई, फिर भी हमने उसको पे कर दिया, तो वो हमारे एसेट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब ये एक्सपेंसेस जो हैं अभी ड्यू हैं। दीज एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड। हमने जो है सर्विसेज तो ले ली, पेमेंट ड्यू हो गई, लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस का ही मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ये वो एग्जाम्पल है जहाँ मैंने पूरा महीना ट्यूशन पढ़ लिया और महीने के लास्ट डे तक भी मैंने अभी तक ट्यूशन फीस नहीं दी है, तो इसे बोलेंगे ये मेरी लायबिलिटी, अब मुझे बर्डन है कि मुझे देना है, 1 मंथ की फीस देनी है मुझे, तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि ये बर्डन है, मुझे पे करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू अ बायर। कई बार हम शॉप पे जब शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए कुछ ड्रेस लेने गए आप, राइट, तो 500 की ड्रेस थी, शॉपकीपर आपको कहेगा कि चलो 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट दे देगा। तो डिस्काउंट दो तरीके, डिस्काउंट मतलब एमआरपी से कम में जब आपको चीज मिलती है। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है बच्चे जो हमें बल्क क्वांटिटी परचेज करने पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से बल्क में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए फ्रूट वेंडर जा रहा है, एक सब्जी वाला जा रहा है, आपने उसको बोला कि भैया आलू कैसे दिए हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछता है, कितने चाहिए। कितने चाहिए मतलब अगर आप उससे ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो वो आपको डिस्काउंट देगा, राइट। वो आपसे कहेगा 1 kg चाहिए तो 20 रुपीज के, अगर आपको 5 kg चाहिए तो ठीक है 80 रुपीज के ले लेना। तो आपको डिफरेंस दिखा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय अ सेलर एट फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट, प्लीज ये लाइन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो तो हमें मान लीजिए मुझे 80 रुपीज के अगर पोटैटोज मिले हैं, तो मैं सबको यही बोल, मैं अपनी बुक्स में भी ये लिखूंगी कि बॉट फॉर 80 रुपीज। वो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम शो नहीं करते। ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाली है टर्म्स, तो प्लीज इनको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा आप। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? When discount is allowed to the customer for making prompt payment is called cash discount. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने पैसा देना था 100 रुपीज, आपकी किसी फ्रेंड ने आपको पैसा देना था या किसी ने आपको पैसा देना था 100 रुपीज, वो आपको नहीं दे रहा है, तो आप उससे कहोगे अगर तुम मुझे अभी के अभी पैसे देते हो तो मैं तुमसे सिर्फ 80 रुपीज लूंगा। तो 20 रुपीज आपने प्रॉम्प्ट उसको, आपने उसको प्रोवोक करने के लिए कि वो आपकी पेमेंट को जल्दी कर दे, जब आप उस तरह के डिस्काउंट देते हैं, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट बेसिकली आर अलाउड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि मुझे मेरी पेमेंट जल्दी मिल जाए, राइट। ऑन द स्पॉट मैं उसको डिस्काउंट दूंगी और वो मुझे कैश में पेमेंट कर देगा। और कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं हम अपनी अकाउंट्स की बुक में, इसे हम अपना एक तरीके का लॉस कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। ऊपर हमने एक बात की थी लायबिलिटीज की, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, लायबिलिटीज। हमारी जो लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज एक्चुअली एक बर्डन होता है, एक टेंशन होती है जब हमें किसी का पैसा देना होता है, राइट। तो लायबिलिटी एक्चुअली इज अ बर्डन ऑन एनी इंटरप्राइज और बिजनेस, कि हमें किसी को पैसा देना है। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन करंट, एक होती है करंट। अब ध्यान से सुनिएगा द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। जो पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है उसे हम बोलते हैं नॉन करंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, तो 10 ईयर्स के लिए आपने बैंक से लोन लिया, उसकी पेमेंट जो है वो आपको 10 ईयर्स के बाद करनी है, तो ये हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो बहुत विद इन आपको 1 ईयर के बाद जो है आपको इसकी पेमेंट्स करनी होती हैं। और करंट लायबिलिटीज क्या होती है? विच आर पेएबल
विद इन 1 ईयर। आपको 1 साल से या 1 साल से पहले पहले इसकी पेमेंट करनी होती है। आपने फॉर एग्जाम्पल अपने राशन की दुकान पे गए, आप उससे 2 किलो दाल खरीद के लाए, क्या आप उसकी पेमेंट 1 साल बाद करेंगे? डेफिनेटली नॉट। आप उसको बोलेंगे भैया कल दे देंगे या 2-4 दिन में या 10 दिन में दे देंगे। तो वो होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही एक बिजनेसमैन भी जब बिजनेस करता है तो वो कई बार रॉ मटेरियल का स्टॉक उठाता है या उसके और खर्चे हैं जो उसको 1 साल से पहले पहले देने होते हैं, इसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। दीज आर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट 1 साल या 1 साल से पहले पहले करनी होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। तो आई होप लायबिलिटीज क्लियर है आपको। फर्म में लायबिलिटीज होती है नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटीज। फिर हमारे बात आती है एसेट्स की। व्हाट आर एसेट्स? ध्यान से इसको सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अकाउंट्स हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते अगर हमें ये बेसिक टर्म्स के मीनिंग नहीं पता तो, राइट? सो प्लीज लिसन केयरफुली। Assets basically are the economic resources that yields income for the business. Assets हमारे वो resources हैं जो हमें इनकम अर्न करने में हेल्प करते हैं, कैश बेनिफिट्स देते हैं फ्यूचर में, राइट? जैसे हमारे घर में, अगर मैं बहुत जनरल सी बात करूं, हमारे घर में हमारे एसेट्स क्या हैं? हमारे पास अगर गाड़ी है, हमारा घर है, ये चीजें हमारे एसेट्स। कल को अगर हम इन्हें बेचें तो हमें कुछ कैश बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये हमारे एसेट्स होते हैं, राइट? हमारे जो एसेट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे हमारी लायबिलिटी दो थी, एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं, नॉन करेंट एंड करेंट। तो नॉन करेंट एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, इन्हें हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते। दीज आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री है शू बनाने की, फैक्ट्री में आपने बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग चाहिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, फिर उस बिल्डिंग में आपने मशीनरी रखी, राइट? फिर उसमें आपने जनरेटर रखा, तो ये सब चीजें आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। आप मशीनरी नहीं बेच रहे हो, आप मशीनरी से प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स, जो रीसेल नहीं करते बल्कि इन एसेट्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वहां नॉन करंट एसेट क्या हो गए उनके? उनका जो स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, यानी वो बिल्डिंग, या फिर उन्होंने वहां बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे हैं, रैक्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स हैं, वो होते हैं उनके नॉन करंट एसेट्स। फिर बात आती है व्हाट आर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास नहीं रहते। दीज आर रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल या फिर 1 साल से पहले ये खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल लिया, तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में करंट एसेट्स कौन से हुए? जैसे उन्होंने ग्रोसरी आइटम रखी है, राइट? वो ग्रोसरी बिक जाएगी उनकी, तो वो होते हैं करंट एसेट्स। तो किस हमारे एसेट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बिजनेस में, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट को हम रीसेल नहीं करते, ये हमें लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम रीसेल कर देते हैं, या वो हम 1 साल से पहले पहले वो खत्म हो जाते हैं और जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। नॉन करेंट भी फर्दर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हमारी मशीनरी हो गई, दैट कैन बी टच, सीन, राइट? इसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं। फिर नॉन टेंजिबल, नॉन टेंजिबल कौन से एसेट्स होते हैं? यानी ये वो एसेट्स हैं जो हमारे पास लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहेंगे, हम इसे टच नहीं कर सकते, बट फिर भी ये बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे गुडविल, गुडविल मतलब गुड नेम, जैसे हल्दीराम, हल्दीराम की गुडविल है, उसका नाम है, उसका नाम बिकता है, राइट? तो वो होते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। आई होप ये एसेट्स टॉपिक क्लियर है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड प्लीज ये जो मैंने अभी आज हमने जो अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कशन किए हैं, इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से थॉरोली पढ़िए, पहले नोट्स में से फिर बुक में से, क्योंकि ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली आगे बहुत यूज होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।